हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के इस लेसन नंबर 3 के ऊपर। और भाई जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आराम से पहले प्रीवियस वीडियोस देखना, ताकि आपको आने वाले कंसेप्ट में दिक्कत ना आए। और खासकर हर एक चैप्टर की जो वीडियोस है ना, उसको पक्का सीरीज वाइज ही देखा करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो हमारा चैप्टर चला था वो था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। जिनको ना पता हो मैं याद दिला देता हूं। जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती है वो ये होती है y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 x बीटा 2 x1 और ये यूं चलती रहती है और लास्ट में आता है हमारा एरर टर्म। तो ये हमारा था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जहां पे हमारा x x1 x2 xn तक, ठीक है, वो हमारे सारे क्या है। अच्छा, हम एक टर्म ऐड कर देता हूं लास्ट में, प्लस में ये होता है हमारा लास्ट में बीटा n x n और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, फिर आएगा प्लस में एरर टर्म। तो जो हमारा ये है ना x1 x1 x2 x3 सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बीटा नोट ये तो हमारा इंटरसेप्ट टर्म है। बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ये सारे क्या है, कोफिशिएंट्स। और ये हमारे पास है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे। और ये इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा लेसन नंबर 3 के ऊपर, और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। तो आज हमें समझना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसकी बात हमने पिछले चैप्टर में भी की थी, लेकिन ध्यान रखना उस टाइम हमने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जहां पे हमारा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि जहां पे सिर्फ क्या हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अब हमारे पास क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो सेम ही हमारा। तो हम इस केस में आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। कई बच्चे पूछते हैं न्यूमेरिकल आएंगे थ्योरी आएगी। देखो आपके बुक के हिसाब से तो सारी थ्योरी आएगी आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे इस कंप्लीट सीरीज के, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब टेस्टिंग के कुछ तरीके हैं, जिसमें से क्या है, टेस्टिंग इंडिविजुअल कोफिशिएंट, यानी कि जहां पे हम इंडिविजुअल कोफिशिएंट को एक एक करके टेस्ट करते हैं। यानी कि हम बीटा नॉट को टेस्ट करेंगे, बीटा 1 को करेंगे, बीटा 2 को करेंगे, बीटा n को करेंगे, यानी कि हम सारे कोफिशिएंट को एक एक करके क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब इसमें किस किस तरह के होता है वो समझते हैं। पहला आता है हमारा नल हाइपोथेसिस। इस बात का मतलब क्या है कि h नोट रेशियो में b नोट बराबर होता है 0 के। बीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा, और बीटा n भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि बीटा 1 से लेके, ठीक है, बीटा n तक हमारा सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि ईच कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जहां पे हमारे सारे कोफिशिएंट क्या है, 0 के बिल्कुल बराबर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा कुछ एस्टिमेट लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखो किसी भी मॉडल के या फिर किसी भी हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है पूरे ऑब्जर्वेशन के डाटा के लिए, कि कम से कम एक तो ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जिसका कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है h1 रेशियो b1 नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एटलीस्ट i, मतलब कम से कम एक तो हो, एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो पूरे मॉडल को बता सके, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। मतलब कम से कम मुझे एक कोफिशिएंट ऐसा चाहिए जिसकी वैल्यू 0 ना हो, अगर मुझे सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी, हाइपोथेसिस की। अब यहां समझते हैं आगे। तीसरा आता हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है, तो टी स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इंडिविजुअल कोफिशिएंट। तो ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स को। ये सारी बातें आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगी, लेकिन समझाने के लिए जरूरी था ये सारी चीजें, ठीक है। और आप आराम से इसे याद कर सकते हो, नोट्स के अंदर भी मिलेंगे, और ये याद करना पड़ेगा आप लोगों, क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में जब आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपको वहां पे ये जब आपने स्टेप्स याद कर रखेंगे तभी आप लिख पाओगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, वो सब आपको याद होने बहुत जरूरी है। फिर क्या आता है हमारे पास, डिसीजन रूल, यानी कि हम डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। तो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स समझ लिया क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इंडिविजुअल कोफिशिएंट को समझ सके, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाल सके। फिर अगर डिसीजन रूल, तो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है कब, नल हाइपोथेसिस को। किसको, नल हाइपोथेसिस को, किस कंडीशन में, फॉर अ पर्टिकुलर कोफिशिएंट इफ द p वैल्यू इज लेस देन द चूजन सिग्निफिकेंस, चूजन सिग्निफिकेंस लेवल। यानी कि हमें अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट जब करना है, जब जो p वैल्यू है ना वो एक सिग्निफिकेंस लेवल से क्या आ गया है, सिग्निफिकेंस लेवल से कम आ गया है, लेस देन है सिग्निफिकेंस लेवल से। अब आगे समझते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा यहाँ पे टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, जिसको हम बोलते हैं ANOVA,
ठीक है, इसको मैं भी बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसकी फुल फॉर्म की बात कर रहा था मैं। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पे है एनालिसिस, ओ का मतलब है ऑफ और वी है हमारा वेरिएंस। तो टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, यानी कि ऊपर वाली टेस्टिंग में जब हमने बात करी टेस्टिंग इंडिविजुअल कोफिशिएंट, यहाँ पे हमने हर एक कोफिशिएंट को इंडिविजुअली स्टडी किया था। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं ना, किसकी, दूसरे वाले मॉडल की, यानी कि टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे हम पूरे मॉडल को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे मॉडल में सिग्निफिकेंस लेवल कौन सा है, यानी कि इंपोर्टेंस लेवल कौन सा है, और वो कैसे हमारी हेल्प करता है हाइपोथेसिस निकालने के लिए। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, नल हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पे क्या है, H नोट रेशियो B1 इक्वल्स टू B2 इक्वल्स टू BK इक्वल्स टू 0, यानी कि जो रेशियो है ना H नोट का किसी के साथ भी, चाहे वो β1 हो, β2 हो, β3 हो, βk तक हो, वो सब किसके बराबर हो, 0 के बराबर होगा, यानी कि नन ऑफ द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई सा भी कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट नहीं है। क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूं, कोई सा भी कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट कब होता है, जब कोई ना कोई कोफिशिएंट किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 0 के बराबर ना हो, तभी वो हमारा सिग्निफिकेंट होता है, वरना सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। अब दूसरा कौन सा है हमारा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, H1 एटलीस्ट 1 बीटा आई नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि एक तो कोफिशिएंट ऐसा हो जिसको बीटा लिखा हुआ है ना, चाहे वो बीटा नॉट हो, β1 हो, β2 हो, β3 हो, ठीक है, वो 0 के बराबर ना हो, तो एटलीस्ट 1 कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट, यानी कोई ना कोई सा कोफिशिएंट इंपोर्टेंट होना बहुत जरूरी है। फिर क्या आता है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो F स्टैटिस्टिक्स, ऊपर क्या यूज किया था हमने, T स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, F स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, यानी कि इस मेथड में हमें ध्यान रखना इस बात का, जब भी हम टेस्टिंग इंडिविजुअल कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, तो हम यूज करते हैं T स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल मॉडल की तो हम यूज करते हैं F स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, ये हेल्प करता है पूरे मॉडल की सिग्निफिकेंस बताने में। फिर क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन रूल, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमें रिजेक्ट करना चाहिए किसको, नल हाइपोथेसिस को, इफ p वैल्यू इज लेस देन चूजन सिग्निफिकेंस वैल्यू, अगर हमारी जो p वैल्यू आई है ना वो चूजन सिग्निफिकेंस वैल्यू से क्या है, कम है, तो हमें क्या रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए नल हाइपोथेसिस को। जैसे ऊपर भी था कि अगर यहाँ पे देखो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस फॉर अ पर्टिकुलर कोफिशिएंट इफ द p वैल्यू इज लेस देन द चूजन सिग्निफिकेंस लेवल, सेम यहाँ पे डिसीजन रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द p वैल्यू इज लेस देन चूजन सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि जब हम किसी लेवल को इंपोर्टेंस मानते हैं, इंपोर्टेंट मानते हैं, ठीक है, तो और अगर हमारी p वैल्यू उससे कम है तो हमें उस मॉडल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब आता है इंटरप्रिटेशन। देखो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम उसे दिखाते कैसे हैं, यानी कि जब भी हम कोई भी चीज स्टैट्स के अंदर निकालते हैं तो उसका काम क्या होता है, इंटरप्रेट करना, यानी कि सामने वाले को समझाना, सामने वाले को दिखाना कि हमें डाटा हमने क्यों इंपॉर्टेंट, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल है इस मॉडल के, इस वजह से मैंने रिजेक्ट किया है। इन सबको दिखाने के लिए 3 तरीके होते हैं, अब वो उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, एक तो पहला p वैल्यू दिखाना पड़ेगा हमें। तो इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर p वैल्यू इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर assumption दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। मतलब क्या, हमें क्या करना पड़ता है, p वैल्यू का काम होता है इंडिकेट करना कि प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ ऑब्जर्विंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर assumption दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। इसका मतलब है कि p वैल्यू में सिर्फ ये बात बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा ट्रू होगा। अ स्मॉल p वैल्यू, अगर मान लो p वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल 0.05 से भी कम है, तो हम क्या कर देंगे, उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। यानी कि जब भी p वैल्यू हमारी इस पॉइंट से कम आ गई तो हम कभी भी नल हाइपोथेसिस को नहीं लेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल को हमने यहां दिखा रखा है अल्फा से, ठीक है, ये अल्फा एक ग्रीक सिंबल है, आपने 9-10 की मैथ में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफन डिनोटेड एज अल्फा, एग्जांपल 0.05 रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड बिलो व्हिच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। मतलब हम इस पॉइंट को बिल्कुल क्रूशियल पॉइंट मान के चलते हैं, यानी कि कभी भी अगर हमारा p वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत कम आया है तो हम उस टाइम पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर क्या था हमारा तीसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि T स्टैटिस्टिक्स या फिर F स्टैटिस्टिक्स, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या होता है, these statistics measures how our estimated coefficient are from the what would be expected under null hypothesis। यानी कि यहाँ पे हम ये मेजर करते हैं, these statistics measure how far estimated coefficient, कैसे estimated जो coefficients है ना are from what would be expected under the null hypothesis, यानी कि हमने उसे null hypothesis में क्या एक्सपेक्ट किया था और वो कैसा आया है,
यानी कि एक तो होता है एस्टिमेटेड कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कोफिशिएंट, कि हमने ये मान के चला है, ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कंपेयर करके चलते हैं हम उसे, और उसको हम क्या बोलते हैं एफ स्टैटिस्टिक्स या फिर टी स्टैटिस्टिक्स। टी स्टैटिस्टिक्स कौन से केस में, जब हम इंडिविजुअल कोफिशिएंट को मेजर करते हैं, और एफ स्टैटिस्टिक्स उस केस में जब हम ओवरऑल मॉडल को सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, यानी कि तब हम क्या यूज करते हैं एफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद क्या हमारा कंट्रीब्यूट टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, और यही कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में, नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन में। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर पी वैल्यू ना हो तो हमारे लिए वैल्यू मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पी वैल्यू हमारी उस चीज में हेल्प करता है कि नल हाइपोथेसिस में रिजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर पी वैल्यू बहुत ही कम है, यानी कि जैसे कि 0.05 से भी कम है, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, तो हम उस केस में अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और यही हमारी, जैसे कि इसमें था ना एफ स्टैटिस्टिक्स और टी स्टैटिस्टिक्स, हमारी हेल्प भी करता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया वैल्यू, ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसके बीच में कंपैरिजन बिठाने में। आई बात समझ में? तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं, और इन मेथड्स को हम समझेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो हमने ये समझा सिर्फ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो टेस्ट है ना उसको हम स्टडी करेंगे इस लेसन के लास्ट वीडियो में, जो मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, जहां पे हम उन दोनों टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रोन बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रोन बोर्ड के सामने से।